सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं गणित का एक नया पाठ जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसी को हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं भूमिका से, जानते हैं सम्मिश्र संख्या। a जमा आयोटा b के प्रारूप की एक संख्या जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित करती है। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या z, इसे हम z से संबोधित करते हैं, बराबर है a जमा आयोटा b, जहां पर आयोटा जो है वह i से दर्शाया जाता है तथा a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो चलिए बच्चों, भूमिका में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सम्मिश्र संख्या के कुछ और तथ्य। सम्मिश्र संख्या यानी z बराबर a जमा आयोटा b, इसके लिए a जो है वह वास्तविक भाग कहलाता है, इसे हम REZ लिखते हैं यानी रियल पार्ट ऑफ z। ठीक उसी प्रकार जो b होता है वह काल्पनिक भाग कहलाता है, जिसे हम IMZ लिखते हैं यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ बताया गया है z बराबर 2 जमा 5 आयोटा, जहां हमारा जो वास्तविक भाग है वो REZ बराबर 2 है तथा काल्पनिक भाग जो IMZ है वह 5 है। चलिए बच्चों, इसका एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित की गई है z बराबर ऋणात्मक 1 जमा √3i। तो इसका जो वास्तविक भाग है यानी REZ वो ऋणात्मक 1 है तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी IMZ काल्पनिक भाग √3 है। इसी के साथ बच्चों चलिए देखते हैं आखिरकार दो सम्मिश्र संख्याएं कब बराबर होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, दो सम्मिश्र संख्याएं ली गई हैं, z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z2 बराबर c जमा आयोटा d। यह दोनों समान होंगे यदि a बराबर होता है c के और b बराबर होता है d के। इन दोनों का ही अनिवार्य है होना, सिर्फ एक के होने से यह सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती। अर्थात जो पहली संख्या है सम्मिश्र, उसका काल्पनिक भाग बराबर होना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के। ठीक उसी प्रकार पहली सम्मिश्र संख्या का जो हमारा वास्तविक भाग है वह बराबर होना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग के।
तो चलिए बच्चों, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती है यह हमने जाना। अब इसे और अच्छे से समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण कहता है यदि 4x जमा 3x माइनस y आयोटा बराबर है 3 जमा आयोटा ऋणात्मक 6 के, यानी यह दोनों सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं और दिया गया है कि x और y दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, तब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसका हल देखते हैं। हल में हमें देखना है, सबसे पहले हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है कि यह दोनों सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा कि दोनों ओर के जो वास्तविक और काल्पनिक भाग हैं उनको हमें समान लेना है। क्यों? क्योंकि यही तो सबसे आधारभूत स्थिति होती है कि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हो जाए। ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है 4x बराबर है 3 के तथा 3x माइनस y जो है वह बराबर है ऋणात्मक 6 के। यदि बच्चों आप इसको अपनी पुस्तिका में हल करके देखें तो आप पाएंगे x का मान आता है 3/4 तथा y का मान आता है 33/4। तो हमने पढ़ा दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित पर। पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तथा दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम दो सम्मिश्र संख्याओं के योग से। तो आपने देखा यहाँ पर आपको दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं, z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z2 बराबर c जमा आयोटा d। यदि मैं इन दोनों का योग लूं तो वो कैसे होगा बच्चों? हमें देखना है कि पहली सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक भाग है a, वो जोड़ना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग c से। ठीक उसी प्रकार यदि मैं काल्पनिक भाग की चर्चा करूं तो पहली सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक भाग है b, वह जुड़ेगा दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग d के साथ। तो इससे हमें दोनों का योग प्राप्त होता है। आइए बच्चों इसे देखते हैं एक उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। z1 एक सम्मिश्र संख्या दी गई है 2 जमा 3 आयोटा तथा z2 जो दी गई है वह दी गई है -6 जमा 5 आयोटा। यदि मैं इन दोनों का योग लूं तो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों के वास्तविक भागों को जोड़ा गया है 2 और ऋणात्मक 6 को जोड़ा है तथा दोनों के ही काल्पनिक भागों को जोड़ा गया है 3 जमा 5। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है 2 और ऋणात्मक 6 को जोड़ा जा रहा है। चिन्ह जो है वो ऋणात्मक रहेगा क्योंकि 6 जो है वह 2 से बड़ा होता है। चिन्ह ऋणात्मक रहेगा और 6 से 2 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होता है, यानी जो हमें सम्मिश्र संख्या परिणाम में प्राप्त हुई वह है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। तो चलिए बच्चों देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं जो है उनका योग किन प्रगुणों को संतुष्ट करता है। पहला है समवरक नियम। इस नियम के अनुसार दो सम्मिश्र संख्याओं का जब आप योगफल लेते हैं तो वह पुनः एक सम्मिश्र संख्या होती है। आइए बच्चों इसको समझते हैं और अच्छे से उदाहरण की सहायता से। समवरक नियम, द क्लोजर लॉ। इसमें हमने देखा दो सम्मिश्र संख्याएं दी है। जब हमने इनका योग लिया तो हमने देखा हमें उत्तर प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा, जो स्वयं एक सम्मिश्र संख्या है, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का जो योग है वह पुनः एक सम्मिश्र संख्या होता है। इसी के साथ आगे बढ़े, हमने देखा दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम, यानी द कम्यूटेटिव लॉ। तो जब हमने Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं जो है इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हमने Z1 में Z2 को जोड़ा। यदि मैं इनका क्रम बदल के सेम वैसी ही सम्मिश्र संख्याएं ली गई है जैसे पहले ली गई थी, 2 जमा 3 आयोटा ऋणात्मक 6 जमा 5 आयोटा, कुछ नहीं किया है बच्चों, सिर्फ क्रम बदल दिया है। Z2 में हमने Z1 को जोड़ दिया है। जोड़ने पर हमने देखा
परिणाम में हमें फिर से प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है बच्चों कि क्रम का विनिमय यानी क्रम बदलने जाने पर अगर आप दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो अगर आप उनका क्रम बदल देते हैं तो परिणाम में जो सम्मिश्र संख्या हमें प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो चलिए बच्चों बढ़े चलते हैं अगले नियम की ओर। साहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमने देखा तीन सम्मिश्र संख्याओं को लिया गया है। अब मैंने क्या किया, पहले लिया योग Z1 और Z2 का। इनका योग लेने पर हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। अब जब इन दोनों के योग के साथ मैं जोड़ूं तीसरी सम्मिश्र संख्या को तब मुझे प्राप्त हुआ ऋणात्मक 3 जमा 12 आयोटा। पहले मैंने Z1 और Z2 इन दोनों का योग लिया है, फिर इनके योग के साथ मैंने Z3 को जोड़ा। आइए बच्चों करते हैं एक और तरीके से इसको हल। अब मैंने इसमें क्रम परिवर्तन कर दिया। मैंने Z2 के साथ Z3 को पहले जोड़ा तो मुझे प्राप्त होता है ऋणात्मक 1 जमा 9 आयोटा। अब इन दोनों के योग के साथ मैं जोड़ती हूँ सबसे पहले वाले सम्मिश्र संख्या यानी Z1 को। जोड़ने पर मुझे प्राप्त होता है ऋणात्मक 3 जमा 12 आयोटा। बच्चों आप देख सकते हैं इसमें भी ठीक वही हुआ है। साहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि आप दूसरी तीसरी के योग के साथ पहली सम्मिश्र संख्या का योग ले या फिर पहली और दूसरी सम्मिश्र संख्या का योग तीसरी के साथ ले। क्रम परिवर्तन से जो परिणाम में हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। योगात्मक तत्समक का अस्तित्व यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सम्मिश्र संख्या 0 जमा 0 आयोटा 0 के द्वारा दर्शाया जाता है। योगात्मक तत्समक अथवा 0 सम्मिश्र संख्या जो होती है वह कहलाता है, जिससे कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z जो है वह बराबर हो जाती है अपने के ही यदि उसमें 0 का योग किया जाए। इस पूरे नियम का अर्थ यह है बच्चों, अगर आप किसी भी सम्मिश्र संख्या में 0 सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो आपको परिणाम स्वरूप वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। तो अगला नियम देखते हैं, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z बराबर a जमा आयोटा b के लिए हमें सम्मिश्र संख्या ऋणात्मक a जमा आयोटा ऋणात्मक b यानी ऋणात्मक z के द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसा कुछ प्राप्त होता है जो कि योगात्मक प्रतिलोम अथवा z का ऋण कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यदि z को मैं ऋणात्मक z के साथ जोड़ूं तो मुझे 0 प्राप्त होता है और यही नियम जो है योगात्मक तत्समक में हमने पढ़ा था। तो चलिए बच्चों प्रगुणों को समाप्त करते हुए बढ़े चलते हैं अगले बीजगणित की ओर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। इसमें हमने दो सम्मिश्र संख्याएं ली, Z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा Z2 बराबर c जमा आयोटा d। यदि मैं इनका अंतर लूं तो आप देख सकते हैं Z1 में से Z2 को घटाया जा रहा है। तो पहले सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग से दूसरे सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग को घटाना है, यानी a माइनस c जमा आयोटा में। ठीक काल्पनिक भाग में भी उसी नियम का हमें पालन करना है, तो b माइनस d। इसी को बच्चों आप उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। आपको एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है Z1 बराबर 6 जमा 3 आयोटा तथा Z2 बराबर 2 ऋणात्मक आयोटा। बच्चों ये जो 2 ऋणात्मक आयोटा दिख रहा है इसको अगर आप ठीक से समझना चाहें तो ये कुछ नहीं है, 2 जमा ऋणात्मक 1 का आयोटा के साथ गुना है। तो यहाँ पर इस सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक भाग है वो ऋणात्मक 1 हुआ। अब जब हमने इसका अंतर देखा बच्चों तो वास्तविक भाग से तो वास्तविक भाग घटाया गया, यानी 6 से 2 घटाया गया तथा काल्पनिक भाग में 3 में से ऋणात्मक 1 को घटाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। 6 में से 2 गया बचता है 4 तथा 3 में से जब आप ऋणात्मक 1 को हटाते हैं तो वह बचता है 4, यानी 4 जमा 4 आयोटा। तो चलिए बच्चों इसी के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। आज हमने पढ़ा
सम्मिश्र संख्याओं के योगफल के बारे में, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं तथा दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर के बारे में। इसी के साथ अध्याय को समाप्त करते हुए मैं आपसे विनती करना चाहूंगी, घर जाइए, अपने प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी प्रकार की संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। इसमें हम जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जैव अणु की परिभाषा, रासायनिक संगठन, उपापचयज और वृहत जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। जैव अणु की परिभाषा: एक अणु जो एक जीवित जीव द्वारा निर्मित होता है उसे जैव अणु कहते हैं। किसी भी यौगिक के लिए अगर हमें इसकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण करना है तो हमें निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। पहले हम एक जीव उत्तक को ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के आधार के साथ पीसते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम यानी स्लरी प्राप्त होता है और फिर उसे महीन कपड़े में छानते हैं और इसके बाद हम दो अंश प्राप्त करते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला होता है उसे निस्यक कहते हैं, व दूसरा अंश अम्ल में अविलय है जिसे धारित कहते हैं। जीवित जीवों में अकार्बनिक तत्व और यौगिक पाए गए हैं। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? जीव उत्तकों की थोड़ी मात्रा को तौलकर शुष्क कर ले, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। बचे हुए आधार से शुष्क भार प्राप्त होता है। यदि उत्तकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी घटक सूत्र कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को हम भस्म कहते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश जल में मिलते हैं। उपापचयज। उपापचयज दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक उपापचयज कार्बनिक यौगिक जिन्हें व्यक्ति प्राणी उत्तकों में ज्ञात कर सकता है, ये ज्ञात कार्य करते हैं। वह सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनका कार्य ज्ञात है। द्वितीयक उपापचयज जब कोई भी जीव कोशिकाओं का विश्लेषण करे तब जो पदार्थ प्राथमिक उपापचयज के अतिरिक्त मिले तो उन्हें द्वितीयक उपापचयज कहते हैं। अब हम द्वितीयक उपापचयज के कुछ उदाहरण देखेंगे। वर्णक जैसे कैरोटीनॉइड्स और एंथोसायनिन्स। एल्कलॉइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडेसिन आदि। टर्पेनॉइड्स जैसे मोनोटर्पीन, डायटर्पीन। आवश्यक तेल जैसे नींबू घास तेल आदि। टॉक्सिन जैसे एब्रिन और रीसिन। लैक्टिन्स जैसे कॉनकेनेवलिन ए। ड्रग्स जैसे विनब्लेस्टिन और करक्यूमिन आदि। बहुलक पदार्थ जैसे रबर, गोंद और सेलुलोज। वृहत जैव अणु अम्ल में घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार 18 से
800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अभिलय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड व लिपिड्स मिलते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं, जबकि जो अम्ल अभिलय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत जैव अणु या वृहत अणु कहते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त अभिलय अंश में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे नहीं मिलते, बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम उत्तकों को पीसते हैं तब कोशिकीय संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरे झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती है तथा पुट्टिका बनाती है जो जल में घुलनशील नहीं है। इस कारण से इन झिल्लियों की पुट्टिका के रूप में टुकड़े अम्ल अभिलय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं जो वृहत आणविक अंश का भाग होते हैं। सही अर्थ में लिपिड्स वृहत अणु नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा जैव अणु की परिभाषा, रासायनिक संगठन, उपापचयज और वृहत जैव अणु के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 9, जो कि इस पाठ का आखिरी भाग है। पिछले वीडियोस में हमने जाना सांतत्य क्या था, अवकलनीयता क्या थी, उनके बीच कैसे संबंध थे, और साथ ही हमने ये जाना विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय।
तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय के साथ और देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। रॉल्स थ्योरम कहती है, मान लीजिए कि f एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल होता क्या है? समवृत्त अंतराल एक ऐसा अंतराल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको चौकोर ब्रैकेट से दर्शाया जाता है और इसका मतलब होता है कि इस अंतराल में A भी आएगा, B भी आएगा और उसके बीच की सभी संख्याएं आएंगी। और कहा गया है कि ये फलन f समवृत्त अंतराल AB में संतत है तथा विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है। विवृत अंतराल क्या होता है? देखने में तो समवृत्त अंतराल जैसा ही लग रहा है, बस फर्क इतना है कि इसका जो ब्रैकेट है वो गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे फर्क ये होता है कि विवृत अंतराल a b में ना तो a आता है और ना b आता है, बल्कि इसके बीच की सभी संख्याएं आती। फलन विवृत अंतराल a b में अवकलनीय है और साथ में कहा गया है fa बराबर है fb के, जहां a और b कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तब विवृत अंतराल AB में किसी ऐसे C का अस्तित्व है कि f' बराबर है 0 के। आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल AB में वह फलन संतत भी है और AB विवृत अंतराल में अवकलनीय है। साथ ही ये भी दिया गया है कि फलन का बिंदु A पर मान बराबर है फलन का बिंदु B पर मान के। और विवृत अंतराल A और B, इसमें एक ऐसी संख्या C का अस्तित्व है कि जब आप फलन का अवकलज निकालते हैं और उसमें यह बिंदु C डाल देते हैं तो f' जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे विशिष्ट फलनों के आलेख देखते हैं जो रोले के प्रमेय की परिकल्पना को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि A और B के मध्य स्थित वक्र के बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पर क्या घटित हो रहा है। रोले के प्रमेय का यथायथ यही दावा है कि y बराबर fx के आलेख के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कुछ अन्य नहीं अपितु उस बिंदु पर fx का अवकलज है और आलेख में कम से कम एक बिंदु पर प्रवणता जो है वो 0 होती है। अब इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा है फलन y बराबर x² जमा 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a का मान -2 और b का मान 2 है। फलन y बराबर x² + 2 समवृत्त अंतराल -2,2 में संतत है और विवृत अंतराल -2,2 में अवकलनीय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम f का बिंदु a पर मान निकालेंगे और f का बिंदु b पर मान निकालेंगे। बिंदु a था -2, तो जहां जहां x है वहां पर -2 लिख दीजिए। तो -2 का वर्ग जमा 2 क्या होगा, 4 जमा 2 6। और जब आप फलन का मान निकालेंगे बिंदु b पर तो ठीक वही करना है, जहां जहां x था वहां वहां आप 2 डाल देंगे। तो f 2 पर आएगा 2 का वर्ग जमा 2 यानी 2 का स्क्वायर + 2 4 + 2 = 6। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया कि f का मान a बिंदु पर और b बिंदु पर एक जैसा है, यानी पहली स्थिति जो है वो तो हमारी पूर्ण हो गई। संतत है समवृत्त अंतराल में, अवकलनीय है विवृत अंतराल में और fa बराबर हो गया है b के। अब रोले के प्रमेय के अनुसार कोई एक ऐसी संख्या होगी -2,2 के बीच जिसके लिए f' जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले f' निकालते हैं। fx हमारा है x² जमा 2, तो f' क्या होगा, 2x, क्योंकि x² का आप जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको 2x प्राप्त होगा और 2 का अवकलन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वह अचर पद है। अब f' जो है वो 2c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x 2x था तो c की जगह 2c हो जाएगा। आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो c का मान आपको 0 के बराबर प्राप्त होगा।
और शून्य जो है वो -2 और 2 के बीच में आता है। यानी विवृत अंतराल -2 और 2 के बीच में एक संख्या शून्य ऐसी है जो f' को शून्य बनाती है, यानी रोले का प्रमेय जो है वो यहाँ सत्यापित होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय कहती है, मान लीजिए कि f एक फलन है जो समृद्ध अंतराल AB से R में परिभाषित है और समृद्ध अंतराल AB में फलन जो है वो संतत है और विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है। तब अंतराल A, B जो कि विवृत है उसमें किसी ऐसे C का अस्तित्व है कि f' बराबर होता है f(b) - f(a) बटे में b - a के। तो यहाँ पर एक फलन है जो कि समृद्ध अंतराल से R में परिभाषित है। समृद्ध अंतराल में वह फलन संतत है और विवृत अंतराल में अवकलनीय है। तब समृद्ध अंतराल जो है उसमें तो नहीं, लेकिन विवृत अंतराल AB में किसी एक ऐसी संख्या का अस्तित्व होगा C, जिसे हम कह सकते हैं, और वो इस संबंध को सत्यापित करेगी। संबंध है f' बराबर है f(b) - f(a) बटे में b - a के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और माध्यमान प्रमेय जो है इस पर आधारित एक फलन का आलेख देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस आकृति से स्पष्ट है कि f(b) - f(a) बटे में b - a बिंदुओं a, f(a) और b, f(b) के मध्य खींची गई एक छेदक रेखा की प्रवणता है। माध्यमान प्रमेय में ही कहा गया था कि विवृत अंतराल में अवकलनीय है और समृद्ध अंतराल में संतत है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा आप C, FC से खींचते हैं वो A, FA तथा B, FB बिंदुओं के बीच खींची गई छेदक रेखा के समांतर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। अंतराल समृद्ध जो दिया गया है 2, 4, उसमें फलन fx बराबर x² के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। सबसे पहले फलन fx परिभाषित है x² और किस अंतराल में संतत है? समृद्ध अंतराल 2, 4 में और विवृत अंतराल 2, 4 में अवकलनीय है। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले निकालेंगे f' जो कि हो जाएगा x² का x के सापेक्ष अवकलन यानी 2x, जो कि अंतराल 2, 4 में परिभाषित है और ये अंतराल विवृत अंतराल है। तब अब हम निकालेंगे f का मान a पर और f का मान b पर। तो f का मान a पर यानी 2 पर होगा 2 का वर्ग जो कि 4 आएगा। अब जब मैं f का मान b पर निकालूंगी तो वो क्या होगा? b का वर्ग यानी 4 का वर्ग जो कि 16 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। f का मान a पर प्राप्त हुआ 4 और f का मान b पर हुआ 16। संबंध जो हमें सत्यापित करना है वो क्या था? f' बराबर था f(b) - f(a) बटे में b - a के। अब f' था 2x तो f' हो जाएगा 2c और f(b) की जगह आप लिखेंगे f(4) माइनस f(a) की जगह लिखेंगे f(t) और b - a की जगह 4 - 2। कुछ नहीं किया है, a और b का जो मान है वो उनके स्थान पर रख दिया है। f(4) आया था 16 माइनस f(2) आया था 4, तो 16 - 4 और नीचे है 4 - 2, तो 16 - 4 होगा 12 और 4 में से 2 गया बचा 2। जब आप 12 को 2 से भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 6। अब माध्यमान प्रमेय के अनुसार f' जो कि 6 है वो बराबर हो गया किसके? 2c के। तो जब आपने ऐसा निकाला तो 2c बराबर हुआ 6 के और c बराबर हो गया 3 के। अब 3 जो है वो 2 और 4 के बीच की ही एक संख्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या 2 और 4 के बीच में आती है जो कि माध्यमान प्रमेय के संबंध को सत्यापित करती है। यानी जो फलन x² था वो माध्यमान प्रमेय को समृद्ध अंतराल 2, 4 पे और विवृत अंतराल 2, 4 पे सत्यापित करता है।
आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली 5.8 में दिए गए जितने प्रश्न हैं उनका निरंतर अभ्यास कीजिए। इन दोनों ही प्रकार में से एक ना एक प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगली वीडियो में करेंगे इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम सातत्य, अवकलनीयता, विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार निकाला जाता है वो, और साथ में रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय पर आधारित प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने निषेचन और अंतरोपण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध स्रवण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने इस कोरक पुट्टी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास होता है, जो कि पोष कोरक की कोशिकाओं से घिरा होता है। अंतरोपण के बाद ये अंतर कोशिका समूह 3 परतों में विभेदित हो जाता है, जो कि है बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा और इन दोनों के बीच की परत मध्य जनस्तर। आइए अब भ्रूणीय परिवर्धन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर कोरक पुट्टी गर्भाशय की दीवार से चिपका हुआ है और यहाँ तक हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अभी दोस्तों इस समय ऋतुस्राव भी हो सकता है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि ये कोरक पुट्टी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसा एक हार्मोन HCG उत्पन्न करने लगती है। HCG यानी कि मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। दोस्तों इस हार्मोन की वजह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन का संपर्क टूट जाता है और ये HCG सीधा पित्तपिंड यानी कि कॉर्पस लूटियम से संपर्क करती है, ताकि पित्तपिंड लगातार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को उत्पन्न करता रहे। जब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में होगा तो ऋतुस्राव नहीं होगा। और एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये कोरक पुट्टी यहाँ पर गर्भाशय के हार्मोन को नियंत्रित कर रही है, जिससे कि एक संरचना बनती है जिसे हम प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं। अब इसको समझते हैं। यह परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ कोशिका के बीच एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति और भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की सुविधा प्रदान करता है। अब दोस्तों अपरा के बनने के बाद ये भ्रूणीय स्टेज में चला जाता है, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट विभेदित होकर
भ्रूण में बदल जाता है, जो कि एमनियोटिक सैक में होता है और अपरा से जुड़ा होता है। 8 हफ्ते बाद हम इसको फीटस कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों, इस भ्रूण से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न हो रहा है। और साथ ही में एक और हार्मोन उत्पन्न करेगा जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, जो कि जोड़ों में लचीलता प्रदान करता है। और एक और हार्मोन उत्पन्न करेगा जो कि है HPL यानी कि मानव अपरा लैक्टोजन। ये सारे हार्मोन कुछ काम करते हैं जैसे कि भ्रूण का विकास, स्त्रियों में दुग्ध स्रावण को शुरू करना और ग्लूकोज को फीटस तक लाने का आदेश देना। अब दोस्तों, आप सभी को एक और चीज इसमें याद रखनी है। जो महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं ये मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG, मानव अपरा लैक्टोजन यानी कि HPL और रिलैक्सिन हार्मोन, ये सिर्फ किसी स्त्री में गर्भावस्था के दौरान ही उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन गर्भावस्था के प्रारंभिक समय में कॉर्पस लूटियम के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। यह पहली तिमाही के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करने के लिए कॉर्पस लूटियम को अनुमति देता है। दूसरा हार्मोन है मानव अपरा लैक्टोजन यानी कि HPL। HPL एक पॉलीपेप्टाइड प्लेसेंटल हार्मोन है। इसकी संरचना और कार्य मानव विकास हार्मोन के समान है। ये भ्रूण की ऊर्जा आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए गर्भावस्था के दौरान मां की उपापचयी स्थिति को संशोधित करता है और ये स्तन विकास भी करता है। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। अपरा द्वारा स्रावित एक हार्मोन जो गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार करता है और प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन की क्रिया के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और प्रसव को समझते हैं। शिशु के वितरण की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। आइए इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों, प्रसव के कुछ हफ्ते पहले जो अपरा होगी वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को उत्पन्न कर रही होगी बहुत ज्यादा मात्रा में। यह हार्मोन कोमल मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं जिससे कि संकुचन ना हो। लेकिन अब एस्ट्रोजन ही सिर्फ उत्पन्न हो रहा है और जो फीटस है वो भी कोर्टिजोल उत्पन्न करेगा, जो कि अपरा को संकेत देगा और ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने को। अब कुछ विशिष्ट कोशिकाएं फीटस की ऑक्सीटोसिन उत्पन्न करती है जो कि मायोमेट्रियल कोशिकाओं के रिसेप्टर से जाके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स उत्पन्न होने लगते हैं। ये दोनों गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन का आदेश देते हैं। धीरे धीरे संकुचन की वजह से लेबर शुरू होगा। लेबर का सबसे पहला चरण है डायलेशन, जिसमें कि फीटस की सिर की वजह से ग्रीवा फैलने लगेगी। जब ग्रीवा पूरी तरह से फैल जाएगी तो मादा धक्का लगाएगी और एक्सपल्शन चरण में शिशु बाहर आ जाएगा। डिलीवरी के 30 मिनट के अंदर ही अपरा भी बाहर आ जाएगा, जिसको हम प्लेसेंटल चरण कहते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दुग्ध स्रवण यानी कि लैक्टेशन को समझते हैं। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण कहते हैं। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तनीय या खीस यानी कि कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है।
यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय मानव जनन खत्म होता है। इस वीडियो में हमने भ्रूणीय परिवर्तन को समझा, हमने प्रसव को जाना और साथ ही में हमने दुग्ध श्रवण की भी चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को समझेंगे। धन्यवाद। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है।
और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।